हैं। और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे एक मीम भी वायरल हुआ था अभी कि विजेंद्र सिंह के बारे में किसी इन्फ्लुएंसर से पूछा था तो वो कहता है ये कौन है। मतलब अगर आप विजेंद्र सिंह को नहीं जानते जिसने ओलंपिक में मेडल दिया था हमें ब्रॉन्ज, तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप लोगों को। भी नेपोटिज्म और ये पॉलिटिक्स फेस किया हुआ है, आई एम श्योर। मैंने जो जिस बॉक्सर को मारा था उधर मेरा इंटरनेशनल टूर पे नाम आना था, बट कुछ यही पॉलिटिक्स वगैरह करके उनका जो फेवरेट बॉक्सर था उन्होंने उसी को भेज दिया आगे। फिर मैं 2 दिन बाद देखता हूँ कि यार ये क्या हुआ, मतलब मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। अगर कोई भी कंपटीशन मान लो अगर आपकी स्टेट में हो रहा है तो आपको फेवरिज्म मिलेगा। आपका बच्चा अगर खेल रहा है वहाँ पे तो वो आप ही अपने बच्चे को जिताओगे चाहे आप उसको कितना ही मार लो। अभी कैसा लगता है और क्या क्या अचीव कर लिया है मतलब। 3rd रैंक पे था मैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके। तो जिसमें कि हमारे मोदी जी ने वो गेम्स कराए थे। और खेलो इंडिया अगर आपने सुना हो स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आते हैं, उसमें मैं 3rd पोजीशन पे था 2 बार। हॉटस्टार पे पहली बार इंडिया का कोई बॉक्सर वहाँ पे खेलने जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे। ये बॉडी वॉडी डोले शोले वगैरह बनाने से अगर सब बॉक्सर या सब बन जाते तो आज आप हर जिम में चले जाओगे तो सभी एथलीट ही बने होते। गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? तो डीएम्स वगैरह तो आते होंगे, मतलब लड़कियां अप्रोच तो करती होंगी, आप गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, यंग हो, और क्या चाहिए लड़कियों को। तो राठी जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई इधर आने में? नहीं नहीं दिक्कत तो नहीं है, एक्चुअली मैं पहली बार नोएडा विजिट कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी। तो कैसा लगा नोएडा? अभी तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी देखें कैसा है। ओके। सो जैसा कि जहाँ तक मुझे आपने बताया है 8-9 साल से आप इस लाइन में हैं। सो 8-9 साल पहले का अगर हम देखें तो उस टाइम पे शायद बॉक्सिंग को इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं था और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। उस टाइम पे लोग क्रिकेट के बारे में सुन के ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। क्रिकेट आज भी सबको बहुत पसंद है, बट उस टाइम पे बॉक्सिंग का थोड़ा लाइक बहुत ही अंडररेटेड गेम था ये। तो उस टाइम पे आपने कैसे सोचा कि नहीं मुझे बॉक्सिंग ही करनी है, मुझे बॉक्सिंग में जाना है, एंड हाउ यू डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को क्रिकेट नहीं, मेरे को बॉक्सिंग करनी है? एक्चुअली हुआ क्या था, मैं शुरू से ही सभी स्पोर्ट्स में था, मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था। मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो स्पोर्ट्स था वो क्रिकेट ही था। तो मैंने अकेडमी वगैरह भी ज्वाइन करी थी। बट एक साथ मेरा क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में था तो मैं शुरू से ही शरारती टाइप का बच्चा था। तो मेरा एक फ्रेंड था वो बॉक्सर था, तो मेरे दोस्त की एक लड़ाई हो गई थी स्कूल में। तो फिर उसने बोला कि चलो भाई एक बार चलते हैं, लड़ाई हो गई है। तो हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे ही शरारती थे। अब हम चले गए उसके साथ और वहाँ जाके लड़ाई वगैरह हुई, हमने उनकी मार वगैरह लगा दी। तो फिर हमें पता लगता है बाद में कि मेरे पापा को ना कहीं से पता लग जाता है कि ना ये लड़ाई वगैरह करा है। तो किसी पीटीआई वगैरह ने हमारे कॉल कर दिया पापा को कि आपका लड़का ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ कर रहा है। तो पापा ने मेरे पे आगे घर से आगे पूछी कि क्या बात हो गई। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कि चलो अकेडमी वगैरह में कहाँ पे है वो। तो हम गए उधर अकेडमी में। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा मैंने देखा बच्चों को मेहनत करते हुए। मुझे लगा यार कि मतलब मैं वैसे ही इन चीज़ों में था हूँ पहले से ही, लड़ाइयों वगैरह में झगड़ों में। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं सही चीज़ यूज़ होगी एनर्जी वगैरह। तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करा। ओके। तो उस लड़ाई से आपके दिमाग में आया कि नहीं यार मेरे को बॉक्सिंग ही करनी है? नहीं ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि 1 साल तक तो ये लगा लो आप कि मैं मतलब एकेडमी के लिए बोल के जाता था और मैं वहाँ से दीवार कूद के सीधा पार। ओके। पापा को पता ही नहीं थी। 1 साल तक तो ऐसा चलता रहा, कभी मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा हूँ। 1 साल बाद पापा बाई चांस अकेडमी में जाते हैं और पापा को पता चलता है कि ये तो अकेडमी में है ही नहीं और मैं दोस्तों के साथ घूम रहा था। फिर पापा आके घर पे आके पूछते तू कहाँ पे था। मैंने बोला पापा मैं तो अकेडमी में था। पापा ने फिर मार वगैरह लगाई, तो मुझे वो हर चीज़ कर गई थोड़ी। पापा ने फिर मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी कि हम तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है लाइफ के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कि कुछ करते हैं। फिर अगले महीने मेरा कंपटीशन था एक। तो मैंने बोला कि 1 महीने का टाइम था मेरे पास। मैंने बोला इसमें तैयारी करता हूँ मैं कि क्या पता कुछ हो जाए। तो फिर मैंने उस 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी करी और मेरा उसमें गोल्ड आया। तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं 1 महीने की ट्रेनिंग में इतना कुछ इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मार सकता हूँ तो मतलब मेरे अंदर वो कैपेबल है। फिर मैंने वो स्टार्ट हुए ऐसे ऐसे। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियन बना, स्टेट हुआ, फिर मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। और मेरे को ऑनर भी करा था सीएम जी ने, हमारे हरियाणा के जो हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी, रामनाथ जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा ने। तो इन सब से भी मैं ऑनर हो रखा हूँ। तो बेसिकली अचीवमेंट्स क्या है, लाइक हाँ क्या जी। क्या अभी कैसा लगता है और क्या क्या अचीव कर लिया है मतलब? अचीव तो अभी बहुत कुछ, अभी तो मैं कहूँगा कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है एक तरीके से लगा लो, क्योंकि अभी 8-9 साल हो चुके हैं। आपके जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना उसमें आप इतना अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर जैसे जैसे आपको टाइम होता रहता है किसी भी फील्ड में, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो अभी मैं जैसे नेशनल गेम्स में मेडलिस्ट हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक पे था मैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके। तो जिसमें कि हमारे मोदी जी ने वो गेम्स कराए थे। और खेलो इंडिया अगर आपने सुना हो स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव आते हैं, उसमें मैं 3rd पोजीशन पे था 2 बार।
और मैं नेशनल चैंपियन भी काफ़ी बार रहा हूँ। अभी मैं इंटरनेशनल की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। अभी मैं रिसेंटली एमेच्योर से प्रोफेशनल में टर्न हुआ हूँ। मेरी अभी बैंकॉक में फ़ाइट आने वाली है, और अभी जो रिसेंट फाइट है मेरी वो 1 जून को, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिज्नी हॉटस्टार पे पहली बार इंडिया का कोई बॉक्सर वहाँ पे खेलने जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। वैसे यूट्यूब वगैरह पे तो आती हैं, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पहली बार फर्स्ट टाइम कोई बॉक्सिंग आ रही है। दैट्स ग्रेट। तो कैसा लगता है मतलब कि इतनी मेहनत की इतने सालों में, और अभी जो मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स जो इंसान एक देखता है वो थोड़े थोड़े सच होते हुए दिख रहे हैं, तो कैसा फील होता है आपको, और आगे की क्या प्लान्स हैं? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं बॉक्सिंग नहीं कर रहा होता, अगर मैं किसी पढ़ाई वगैरह करके कुछ कर रहा होता, तो शायद मुझे इतने लोग नहीं जान रहे होते। आज के टाइम पे जो मुझे लोग जानते हैं वो इसलिए जानते हैं क्योंकि भाई बॉक्सर भाई राठी। तो मतलब बॉक्सिंग ने मुझे को बहुत कुछ दिया है। आज जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो बॉक्सिंग वजह से जानते हैं। मेरे मम्मी पापा जो प्राउड करते हैं वो बॉक्सिंग वजह है। वहीं अगर मैं पढ़ रहा होता तो कोई नहीं पूछ रहा होता, बस यही पूछते कि हाँ बेटा क्या कर रहा है, अच्छा जॉब कर रहा है। आज वो पूछते हैं कि बेटा की कब फाइट है, क्या कब देख रहे हैं मुझे टीवी पे, तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो मेरे को वहाँ से मोटिवेशन बहुत मिलती है, जब मेरे को लगता है कि मेरे पापा मम्मी से लोग पूछते हैं और वो कितना प्राउड फील करते हैं कि हमारा लड़का कुछ अच्छे लेवल पे कुछ कर रहा है। तो और मेरे को जो आने वाला टाइम है, मैं अपने देश को बहुत ज़्यादा प्राउड करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स आने वाली हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आई होप सो कि मैं इंडिया को प्राउड कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई होप कि आप ऐसे ही देश के लिए लड़ते रहे, और बढ़िया बढ़िया ऐसे ही फाइट्स वगैरह हमें दिखाते रहे, और बहुत कुछ अचीव करें अपनी थैंक लाइफ यू। में। तो अभी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी एक फ़ाइट आने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट फाइट होने वाली है वो, तो कुछ लाइफ कैसे चेंज हो रही है कुछ, कि उसके बारे में थोड़ा सा अभी बता धीरे धीरे दीजिए। मुझे चेंज दिखने लगा, क्योंकि मैं सोशली ज़्यादा एक्टिव होना चालू हुआ हूँ। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ही सब कुछ है। तो जैसे कि मैं ज़्यादा एक्टिव अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह चैनल है मेरे, तो उसमें ज़्यादा एक्टिव अब होने लगा हूँ। तो लोगों को अब पता लगने लगा है कि मैं, मेरा जो मेन मैसेज रहता है वो यही रहता है सब लोगों को भेजने का, कि आप इंडियन एथलीट्स को भी सपोर्ट करो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं। आपको नहीं पता कि वो कैसे माइंडसेट से, कैसे घर परिवार से आते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने इंडिया का नाम रोशन कर सके, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके। तो मैं यही सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी एथलीट्स को, सिर्फ मेरे को नहीं, सभी एथलीट्स को, जितने भी एथलीट्स हैं, आप उन सबको सपोर्ट करो। तो मेरा चैनल वगैरह पे आप देखोगे तो मैं यही इन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ कि भाई स्पोर्ट्स का अपना डालता हूँ, और भी गेम्स को मैं सपोर्ट करता हूँ। तो मेन यही रहता है। सोशल मीडिया पे लोग आपको जैसे प्यार करते हैं और कमेंट सेक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहता है, तो उन लोगों के लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो? देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे पे बहुत डीएम्स आते हैं कि हमें बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या राइट एज कौन सी है कि हमें कब बॉक्सिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो भाई राइट एज कोई भी नहीं होती है बॉक्सिंग की। आप चाहे 12 साल के हो, चाहे आप 25 साल के हो, अगर आपके अंदर जुनून है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप कामयाब हो किसी भी फील्ड में। सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी फील्ड में अगर आप अब मेहनत दिल से कर रहे हो, कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप लगे रहो, किसी भी फील्ड में हो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इधर नहीं तो उधर कहीं ना कहीं भगवान आपको देगा ही देगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा पूछूं कि डार्क साइड ऑफ बॉक्सिंग, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे? जी, अब तो आदत सी हो चुकी है इन चीज़ों की, क्योंकि शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। क्योंकि मैं नेशनल तो 7-8 साल से मैं रेगुलर खेल ही रहा हूँ, मैं चैंपियन भी रहा हूँ। तो ये नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में, हर ही स्पोर्ट्स में है। मैं अकेला से बॉक्सिंग को नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादातर, जैसे मान लो अगर हमारा कल को कॉम्पिटिशन कहीं पे कोई स्टेट में है, तो अगर वो करा रहे हो कॉम्पिटिशन को, तो अगर आपका बच्चा कोई खेल रहा है वहाँ पे और मैं वहाँ पे जाके आपके बच्चे को वन साइड मारता हूँ, वन साइड में विन कर रहा हूँ, बट वो तब भी विन नहीं हो गया फाइट। तो वो नेपोटिज्म ये रहता है कि आप चाहे उसको वन साइडेड मार लो, बट वो डिसीजन जो होगा वो उसी के फेवर में जाएगा। तो ये एक पूरा साल खराब हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड है बॉक्सिंग के ना, एमेच्योर बॉक्सिंग के बहुत ही लिमिटेड कॉम्पिटिशन है। अगर आप किसी भी फाइट में लूज़ कर जाते हो तो आपका पूरा साल खराब हो जाता है। बट आने वाले टाइम में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतनी ज़्यादा आ रही है, तो इंडिया में मेरे को लगता है कि नीरज गोयल जी हैं हमारे भाई, तो वो भी बहुत कुछ चेंज लेके आने वाले हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बढ़िया चेंज आने वाला है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को हम इंडिया में बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ग्रेट। तो राठी जी, इतने साल हो गए हैं आपको मेहनत करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, और काफ़ी टाइम हो चुका है इस फील्ड में। कभी ऐसा कोई ऐसा सर्टेन पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा हो यार अब नहीं हो रहा मुझसे, गिव अप करने का मन करता है ना कभी कभी लाइफ में, ऐसा कोई पॉइंट आया है जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे?
हाँ, 1-2 बार इससे मतलब जो नेशनल्स थे मेरे, उसमें मेरे को 2-3 बार से लगातार लूज़ करवा रहे थे फाइट। मतलब वो जो मैं विन करता था फाइट को उसको, बट वो फाइट जो थी ना वो दूसरे फेवर में किसी और बंदे को दे देते थे। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा लगातार हो रहा था, तो मुझे बहुत डीमोटिवेट होता था कि यार कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब कि बहुत डीमोटिवेट होता था, बट घर से इतना सपोर्ट था कि घर वाले कहते थे कोई बात नहीं बेटा, आज हरा रहे हैं, कल थोड़ी हरा पाएंगे, आज हरा देंगे, कल हरा देंगे, परसों कौन, कब तक ये फेवरेटिज्म करेंगे इनको। तो मैं इस चीज़ में मैंने कि यार क्या करूँ, करूँ ना करूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ। तो काफ़ी बार ऐसा फेज़ आया, बट मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट करा कि नहीं यार कोई बात नहीं, इतना टाइम तूने दे दिया है पहले ऑलरेडी इस गेम को, तो क्या पता भगवान तेरी परीक्षा ले रहा हो कि आज नहीं तो कल तू छाएगा, राइट। तेरे को मिलेगा फेम वो जो तू चाहता है। तो वही ऐसा टाइम आया कि एक बार मेरी फ़ाइट आई अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, काफ़ी नोन बॉक्सर है इंटरनेशनल, उसने ओलंपिक मेडलिस्ट को भी हराया हुआ है, तो उससे मेरी फ़ाइट थी। मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंस में था कि क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, मुझे पता था कि कोई भी आ जाए इस टाइम पे, इतना मैं पीक पे था कि किसी से फाइट करा दो आप, वो फाइट मैं लूँगा ही, जीतूंगा ही जीतूंगा, और वन साइडेड जीतूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने उस बंदे को जो कि इंडिया का नंबर 1 बॉक्सर्स में था अपने वेट कैटेगरी में, उसको मैंने वन साइडेड हराया, और उधर से उसका करियर डाउन हो गया बिल्कुल। मतलब मैं उधर से अपना स्टार्ट हो गया मेरा एज अ करियर। फिर मुझे तब लगा कि यार हाँ मेरे अंदर वो है कुछ क्षमता कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ। तो नेपोटिज्म तो देखो हर चीज़ में ही है, हर फील्ड में ही है। आज के टाइम पे आप किसी में भी देख लो, पॉलिटिक्स भी घुसी हुई है। अगर आपके रिश्तेदार हैं गेम में तो आपको फेवरिज्म मिलता है। हमारा कोई बैकग्राउंड था नहीं ऐसा, मेरे पापा का तो बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है स्पोर्ट्स से, या हमारे कोई फैमिली से दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ठीक है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है, उनके बाप जो भी हैं उनके पापा वगैरह, तो वो उनके लिए सोच रहे हैं, हमारे पापा हमारे लिए तो सोच कहीं रहे ना हैं। कहीं आपने भी नेपोटिज्म और ये पॉलिटिक्स फेस किया होगा, आई एम श्योर, इतने सालों के अपने करियर में। जी, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है आज के टाइम पे। मैं नहीं, आज के टाइम पे सभी एथलीट्स को पता होगा, जो भी एथलीट्स हैं, कि ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर कोई भी कंपटीशन मान लो अगर आपकी स्टेट में हो रहा है तो आपको फेवरिज्म मिलेगा। अगर मैं आपकी स्टेट में आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फाइट करने जा रहा हूँ अगर आपकी स्टेट में, तो आपका बच्चा अगर खेल रहा है वहाँ पे, तो वो आप ही अपने बच्चे को जिताओगे, चाहे आप उसको कितना ही मार लो। तो ये चीज़ें बहुत फेस करी हैं हमने। बट ये कहते हैं ना कि एक दिन पाप का घड़ा भरता है, तो वो एक ना एक दिन कब तक जिताएंगे ना। बट तो इन सब के बारे में कोई खुल के बात क्यों नहीं करता, और ये चीज़ें, ये इंसिडेंट्स सामने क्यों नहीं आते? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, एथलीट्स इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज़ों के बारे में बात होएगी तो ना उनके करियर में स्टॉप लग जाएगा। बट मैं इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। कोई किसी के कहने पे कोई मैं रुकूंगा नहीं। मैं बिल्कुल किसी से डरता भी नहीं हूँ कि मेरे को कल को बैन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जो सच है वो सच है ना। बट मोस्टली जो एथलीट्स हैं वो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें खेलना होता है आगे, या उन्हें डर रहता है कि यार कोच कल को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, अगर आप किसी कोच के खिलाफ बोल दोगे तो आपका कैंप से नाम कट जाएगा, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आपका लिस्ट में से, टीम इंडिया में से नाम कट जाएगा। तो मेरे को उस चीज़ का डर ही नहीं है। मुझे अपनी मेहनत में विश्वास है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो इधर नहीं तो उधर नहीं तो कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर होऊंगा ही होऊंगा। आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है लाइक कि आपके साथ मतलब ये चीज़ें हुई हैं जिस बारे में आप अभी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं इंडिया कैंप में था 2019 में यूथ के। तो उधर मैंने जो जिस बॉक्सर को मारा था उधर मेरा इंटरनेशनल टूर पे नाम आना था। बट कुछ यही पॉलिटिक्स वगैरह करके उनका जो फेवरेट बॉक्सर था उन्होंने उसी को भेज दिया आगे। फिर मैं 2 दिन बाद देखता हूँ कि यार ये क्या हुआ, मतलब मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, जबकि मैं तो जीता हूँ फाइट, मतलब मैं तो उसको हराता हूँ, आप सबको पता है, मतलब कोचेज़ वगैरह को। बट वही नाम ही नहीं आता था लिस्ट में। फिर मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें आई थी डिमोटिवेट होने वाली। बट मैंने कि कोई बात नहीं, मैं इन सब चीज़ों से, मेरे घर से बहुत सपोर्ट रहा है, मैंने आपको बताया, तो फैमिली से बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं कभी रुका ही नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है जैसा कि आपने बताया। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव्स थे, और जब स्टार्टिंग व्हेन यू स्टार्टेड बॉक्सिंग तो उनके अलग अलग लाइक स्टेटमेंट्स होते होंगे कि उस बारे में क्या कुछ एक्सपीरियंसेस? देखो मेरे तो, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे बहुत कम ऐसे रिलेटिव्स थे जो मतलब मना करते थे कि नहीं इसको मत भेजो। बट होते हैं, सबके होते हैं, कोई ना कोई तो होते ही हैं। बट मोस्टली जो रिलेटिव्स थे मेरे, जो मेरी मासी वगैरह हैं, जो मेरे सारे हैं चाचा वगैरह, तो वो सब सपोर्ट ही करते थे कि नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें प्राउड फील होता था। बट जो कुछ ऐसे रिलेटिव भी थे जो कहते हैं क्या क्यों करवा रहे हो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, अब पढ़ाई लिखाई कराओ, सब बच्चे पढ़ते हैं, MBA करवाओ, यही नौकरी करेगा या कहीं। तो पापा को शुरू से था कि नहीं भाई एक गेम करेगा ये, इसको कुछ करना है। क्योंकि हर एक फैमिली का, जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है ना, वो स्पोर्ट्स में इसलिए जाता है क्योंकि उसको एक सरकारी नौकरी चाहिए।
जो कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हर इंसान सरकारी नौकरी के लिए ही पहली प्रायोरिटी उसकी वही होती है। सेकंड चॉइस होती है कि मैं देश का नाम करूँगा, पहली प्रायोरिटी उसकी सरकारी नौकरी होती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सब ये सोच के कर रहे हो स्टार्ट बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स कि आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर 100 बच्चों में से 10 बच्चे नौकरी लग जाते हैं तो 90 बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। उन 90 बच्चों को क्या, अगर कल को वो किसी कॉर्पोरेट जॉब में भी जाते हैं, अगर वो कामयाब नहीं होते किसी फील्ड में स्पोर्ट्स में, और वो किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाके अपनी कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपको 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। और आज के टाइम पे इतनी महंगाई हो चुकी है कि आप 15-20 हज़ार में गुजारा नहीं कर पाओगे। नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको करना है कोई भी स्पोर्ट्स, तो आपको पूरा दिल से दिन रात एक मेहनत करके करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टाइम पास के लिए कर लूँगा और मैं कुछ कामयाबी बन जाऊंगा, मैं देश के लिए कुछ कर लूँगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है। 4-4 बजे सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी पड़ती है, रात रात तक 4-4 घंटे, रात को 4 घंटे सुबह, तब जाके कुछ ना कुछ अचीवमेंट आती है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपको अचीवमेंट मिलेगी, क्योंकि आपको कितना रुकना पड़ेगा, कितना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो राठी जी, जैसे कि आजकल चल रहा है सोशल मीडिया, आपको पता ही है किस तरीके से चल रहा है आजकल। लोग रात को वीडियो डालते हैं लिपसिंग की, डांसिंग की, और वो अगली सुबह तक वायरल हो जाते हैं। उसमें कुछ भी इतना कुछ एफर्ट नहीं लगता है, और लोग रातों रात वायरल हो रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं लोग। इस बारे में, इस चीज़ को देखकर आपको कभी ऐसा लगता होगा कि यार, मैं एथलीट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनको ये सब नहीं मिल पा रहा है, इतना फेम नहीं मिल पा रहा है, लोग जान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। इस बारे में कैसा लगता है देख के? देखो, बुरा तो डेफिनेटली लगता ही है कि मतलब जो यूथ है हमारा वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप उनसे कोई इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हो। ये कोई चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है कि आप कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको एथलीट से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। डिसिप्लिन मिल सकता है, आप फिटनेस लेवल अपना मेंटेन रख सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। बट आप डांस वगैरह चीज़ें देख के करके, मतलब इन चीज़ों से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको डांस वगैरह देखना है तो आप डांस अकेडमी जाओ ना, वहाँ जाके आप कुछ चीज़ें सीखो। तो लोग बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे, एक मीम भी वायरल हुआ था अभी कि विजेंद्र सिंह के बारे में किसी इन्फ्लुएंसर से पूछा था, तो वो कहता है ये कौन है। मतलब अगर आप विजेंद्र सिंह को नहीं जानते, जिसने ओलंपिक में मेडल दिया था हमें ब्रॉन्ज, तो आप बहुत ही गलत बात है। मतलब कि क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप लोगों को, तो ये तो मतलब कोई टॉपिक ही नहीं है। आप कैसे इन्फ्लुएंसर अपने आप को बता रहे हो? अगर आप किसी चीज़ को, किसी आपसे कोई 10 बंदे कोई अच्छी चीज़ नहीं सीख रहे, तो आप उसको इन्फ्लुएंसर कैसे बोल सकते हो? आपको नहीं पता कि एथलीट सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करते हैं, कितने कितने घंटे तक लगे रहते हैं, नाम पार्टीज़ कर सकते, नाम घूम फिर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आधी ज़्यादा चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मेडल लाने के लिए। क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें भी करेंगे तो फिर हम कैसे मेडल लेके आएंगे? तो आज के टाइम पे लोग इन्हीं चीज़ों में रह गए हैं कि पार्टीज़ करना, घूमना फिरना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं। बट जब हमारा कॉम्पिटिशन होते हैं तो उस टाइम पे हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं कि हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे हमें, क्योंकि हमें देख के, मुझे देख के बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, बॉक्सिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, किसी भी एथलीट में आते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं लोग। तो वो चीज़ की जो खुशी है ना, वो ये जो फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नहीं दे पाएंगे इनको। क्योंकि आज के टाइम पे मुझे, अगर मैं गली में जाता हूँ तो मुझे 10 लोग भी जानते हैं ना, तो वो बहुत ही इज्जत से देखते हैं कि यार ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, अपने देश के लिए खेल रहा है। तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि ये इन्फ्लुएंसर वगैरह से हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मान लो आज मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, मुझे आज 10 लोग भी जान रहे हैं, तो कभी ना कभी मैं कुछ बड़ा करूँगा, मेडल लेके आऊँगा अपने देश के लिए, तो पूरा देश जानेगा ना मैं। तो हम फेम के लिए तो कभी खेले नहीं थे, हम खेले थे अपने देश के लिए। तो मेन वही टॉपिक है मेरा कि अपना देश के लिए खेलना है मेरे को। बाकी मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्फ्लुएंस, बट ये कहना चाहूँगा कि आप सबके ऊपर सब कुछ है, आप सही गाइड हो। क्योंकि ये डांस वगैरह ये देख के ये सब चीज़ों से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हो गया आप। ये सब चीज़ें यूज़लेस हैं, आपके कहीं काम नहीं आएगी लाइफ में। तो अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, एथलीट्स को फॉलो करो, क्योंकि आपको उससे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कभी अच्छे एथलीट को फॉलो करके देखना। अब नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, तो उससे पहले उसको कोई जानता ही नहीं था। जब वो गोल्ड मेडल लेके आए तो इतना नाम हुआ उनका, तो मतलब मिला उनको फेम। आज अगर वो पोस्ट भी नहीं डालते, कोई कुछ भी नहीं डालते, तब भी उन्होंने इतना नाम बना दिया कि उनका 100 साल तक नाम लिखा गया है कि गोल्ड मेडलिस्ट तो एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस होता है कि आपका नाम किस वजह से बड़ा हो रहा है। और अगर खासकर बात आ जाए देश का नाम रोशन करने की, तो वो एक अलग ही शान होती है, अलग ही बात होती है देश का नाम रोशन करने में। और उसकी एक आई थिंक अलग ही फीलिंग होती है कि यार मैं देश के लिए कर रहा हूँ, अपने देश के लिए ये सब कर रहा हूँ।
तो देश का नाम सुन के मतलब अच्छा लगता है अलग बहुत, एक सेट एक अलग ही फीलिंग होती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब जो ये डांस वगैरह कर रहे हैं ये सब चीज़ें गलत हैं। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो आपकी प्रायोरिटी है ना, आपको वो बहुत ज़रूरी है सेट करना। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। ये आप 2 मिनट के देख रहे हो, ये 2 दिन का फेम है। 2 दिन बाद आप कोई और आएगा, कोई और डांस करेगा, कोई और कुछ करेगा, वो फेम ले लेगा, फिर कोई और आएगा, फिर चेंज हो जाएगा। बट जो एथलीट्स हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ मेडल वगैरह लेके आए हैं, उनका तो लिखा जाएगा, वो तो हमेशा ज़िंदगी भर याद रियल रखेंगे। हीरोज हैं। हाँ, उनका तो हमेशा के लिए लिखा चला जाएगा कि भाई इस बंदे ने हमारे देश के लिए यहाँ मेडल लिया था। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को तो बहुत गर्व है कि मैं एक एथलीट हूँ, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो गलत लोगों को गाइड कर रहा हूँ। राइट। कोई मेरे से अगर एक बच्चा भी अगर अच्छी चीज़ सीख रहा है तो मेरे लिए वो भी बहुत है कि मैं अपनी वजह से किसी एक बच्चे को अच्छी चीज़ सिखा पा रहा हूँ। तो राठी जी, कुछ ऐसे एथलीट्स हैं, वेल नोन फेसेस हैं, जो उस स्टेज पर जा चुके हैं कि उन्हें नेम फेम सब मिल चुका है और काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं उनके। उसके बाद वो लोग कुछ लाइक किसी प्रेशर में या फिर जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिससे हमारा यूथ जो है वो भी, जो उनको आइडल मानते हैं, वो लोग भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं और जो पूरी इंडस्ट्री है वो भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है उससे। तो उस चीज़ के बारे में क्या राय है आपकी? देखो ये चीज़ बिल्कुल होती है, बट हम ये नहीं कह सकते कि सभी एथलीट्स ऐसे होते हैं। गिनती के कुछ एक दो अगर निकलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सभी एथलीट्स ऐसे हैं। क्योंकि एक एथलीट बहुत मेहनत करता है तो उसको पता रहती है कि उसने किस टाइम से वो मतलब उसने क्या फेस करा है, वो उस चीज़ पे अपने जाके वो कहाँ तक पहुँचा है। अगर मान लो कल को मैं गोल्ड मेडल लेके आता हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अब मैं गोल्ड आ गया मेरा तो अब बस हो गया, क्योंकि कोई और भी मेहनत कर रहा है। सिल्वर वाला जो बच्चा है वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी आपसे आगे जा सकता है क्योंकि उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी कि अगले साल मैं वापस से चैंपियन बनूं। तो मोस्टली सभी एथलीट्स जो एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं वो सभी यही सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट, क्योंकि अगर मैं बेस्ट नहीं रहूँगा तो मेरे से नीचे वाले आके ऊपर चले जाएंगे। तो राइट। मैं नहीं मानता कि अगर सभी एथलीट्स ऐसा करते हैं। कुछ गिनती के एक दो होंगे जिनकी वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। और जब एक बार एक अचीवमेंट हो जाता है तो उसके बाद का प्रेशर क्या होता है? लाइक एक बार आप सिल्वर ले आए, गोल्ड ले आए, तो उसके बाद वाला जो प्रेशर होता है कि यार इस बार भी मुझे करना है, तो वो प्रेशर कैसे आप फेस करते हैं? देखो अगर आपका गोल्ड मेडल आता है तो आपको अगले साल आपको और मेहनत करनी पड़ती है कि अगले साल मुझे आना है। तो और भी बहुत लोगों के मेरे से एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इस साल चैंपियन हुआ है तो अगले साल भी चैंपियन बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेगा तो वो बेइज्जती भी फील होगी उसको कि यार मेरी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई या कुछ मैं फॉलो नहीं कर पाया, डिसिप्लिन में नहीं रहा। तो मैं तो अपना पर्सनली और मेहनत करता हूँ कि मेरा इस साल अगर मैं मान लो चैंपियन बनता हूँ, मेरा मेडल आता है, तो मेरे को उससे और ज़्यादा मेहनत करनी है कि मैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले बच्चे बहुत हैं, बहुत सभी मेहनत कर रहे हैं। आज के टाइम पे पूरा इंडिया में कितने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ बहुत गया ज़्यादा कंपटीशन है कि इतना कंपटीशन है कि आप समझ आप मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि कितना कंपटीशन है, तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। एक एक वेट में इतने इतने बच्चे, क्योंकि बॉक्सिंग में क्या है, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, इनमें वेट कैटेगरीज होती हैं, तो हमें वेट भी बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी जैसे मेरा 80 केजी चल रहा है, अब मैं 75 केजी खेलता हूँ, मेरा 5 केजी ऊपर चल रहा है, वो जाता ही जाता है, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो फिर हम कैसे परफॉर्म करेंगे। बट जो मेरा कंपटीशन आता है, जैसे अभी मेरी फाइट है 1 महीने बाद, तो मेरे को अब कट डाउन करना पड़ेगा वेट। तो मेरे को डाइट वगैरह जो है वो पूरी न्यूट्रिशन पे रहेगी, प्रोटीन डाइट रहेगी, अच्छी चीज़ें खाऊंगा, कार्ब्स छोड़ दूंगा, कम करूंगा, मतलब छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं, मतलब कम कर दूंगा, ताकि मेरे को बॉडी का जो वेट है वो मेंटेन लेके आना है नीचे। तो ये ऊपर नीचे वेट का भी बहुत होता है। एक एक दिन में भी 3-3 4-4 किलो तोड़ना पड़ता है एथलीट को कि वेइंग है तो अपने वेट कैटेगरी में आपको फिट होना है तो आपको वेट तोड़ना पड़ेगा। बढ़ाना भी पड़ता है कि नहीं अब इस वेट कैटेगरी में मेरे को बढ़ा के खेलना पड़ेगा, तो मुझे ओवरलोड करना पड़ेगा, खाना वगैरह ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों की भी बहुत फेस करते हैं। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं लोगों को, तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ऐसा पॉइंट है जो लोगों को पता नहीं है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वेट तोड़ना और वेट घटाना, मतलब घटाना और बढ़ाना, ये दोनों भी बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला पीरियड रहता है जब इंसान तोड़ता है। क्योंकि अगर आप भूखे रहते हो पूरे दिन और ट्रेनिंग करते हो तो एनर्जी नहीं होती आपके पास। बट एक लेवल पे आके आपको पता लग जाता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पार्टीज़ वगैरह ये जो हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपका कंपटीशन पास में, आपको पता है कि आपको मेहनत करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को मेहनत इतनी करनी है कि मैं उस कंपटीशन में चैंपियन बन जाऊँ।
तो मैं खुद जो पर्सनली मैं घूमता फिरता भी हूँ, मैं अपने यार दोस्तों के साथ भी घूमता हूँ, मैं पार्टीज़ भी करता हूँ, मतलब वैसी पार्टीज़ नहीं, मतलब नॉर्मली बर्थडे पार्टी अटेंड वगैरह करता हूँ, फंक्शंस अटेंड करता हूँ। तो टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे ना अपनी लाइफ को तो आप मेंटली बहुत वीक हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एक गेम के पीछे भी आप नहीं भाग सकते हो, आपको सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेगी। वही एक अच्छा एथलीट होता है। आप किसी भी बड़े एथलीट्स को देख लोगे तो वो सब चीज़ें मेंटेन रख के चलते हैं। वो पूरे टाइम नहीं कि मैं ट्रेनिंग ही करता रहूँगा पागलों की तरह। एक हार्ड वर्क में और एक स्मार्ट वर्क में बहुत अंतर है। लोग हार्ड वर्क पे ज़्यादा जाते हैं, स्मार्ट वर्क पे कोई नहीं जाता है। आप ट्रेनिंग उतनी करो जितनी आपके दिमाग में है कि मेरे को आज का ये शेड्यूल है मेरा, तो मेरे को इतनी ट्रेनिंग करनी है, इससे मेरा ये रिजल्ट निकलेगा। आप एक पूरा का पूरा वो चार्ट बनाओ, उसके हिसाब से ट्रेनिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि पागलों की तरह आप लगे हुए हो। ये बॉडी वॉडी डोले शोले वगैरह बनाने से अगर सब बॉक्सर या सब बन जाते तो आज आप हर जिम में चले जाओगे तो सभी एथलीट ही बने होते। नहीं, बहुत चीज़ें चेंजेस हैं। आप मेरी बॉडी देखोगे, आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ इतने बंदों को मार पाएगा बॉक्सर। तो अगर आप मेरी किसी से ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। बिल्कुल, आप किसी से मेरी फाइट कराओगे ना, मैं 1 मिनट भी नहीं टिकने दूंगा मैं उसको, क्योंकि मुझे पता है सब चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। और जैसे इतने साल हो गए आपको मेहनत करते हुए, तो क्या आपका डेली रूटीन है, किस रूटीन को आप फॉलो करते हैं, जिससे हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत पता चल पाए कि हाउ यू कैन बैलेंस एंड ये जो पार्टीज़ एंड ऑल आपने बताया कि वो कैसे आप कंट्रोल करके करते हो और कैसे बैलेंस करते हो वो अपनी लाइफ को, किस तरीके से आप डेली रूटीन क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, साल में 1-2 कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं हमारे बॉक्सिंग के, जो कि नवंबर एंड में या दिसंबर में ही होते हैं, मतलब लास्ट ईयर के एंड में ही होते हैं कॉम्पिटिशन्स। तो बाकी जो टाइम होता है वो ऑफ सीज़न होता है हमारा। तो ऑफ सीजन में जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो हमारे लंबे सेशंस होते हैं। हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। जैसे जैसे हम पास आते रहते हैं कॉम्पिटिशन के, मान लो 3 महीने रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो हम ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो शॉर्ट कर देते हैं। 40 मिनट की ट्रेनिंग, 50 मिनट्स की ट्रेनिंग हम उसको स्पीड वर्क में ले जाते हैं कि हमें स्पीड में करना है जो भी चल रहा है, एक्सप्लोसिव रहेगी सब चीज़ें। हम वो नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को ना पूरा का पूरा हम पूरी जान अपनी लगा देते हैं उसमें कि ताकि हमारी जो बॉडी है वो स्पीड को पकड़ ले। तो यही शेड्यूल रहता है। बाकी सैटरडे संडे या एक दिन संडे ऑफ ले लेता हूँ मैं, तो सैटरडे भी कभी कभी मतलब मसाज सेशंस होते हैं हमारे, रिकवरी सेशंस होते हैं, आइस बाथ होती है, मतलब काफ़ी तरीके के हैं रिकवरी सेशंस वगैरह में जो हम लेते हैं। स्विमिंग सेशन होता है रिलैक्सेशन वगैरह के लिए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। सुबह ट्रेनिंग होती है हमारी 5 o'clock सुबह मॉर्निंग में, 4 बजे उठते हैं, वहाँ से आते हैं 7:30-8 बजे, फिर शाम को फ्री जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कोच साहब तो दोपहर में ही बुला लेते हैं इतनी गर्मी में कि करना है। तो ये सब चीज़ें तो पार्ट हैं लाइफ के। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको ये सब चीज़ें संघर्ष में से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी सक्सेसफुल हैं वो वही सक्सेसफुल है जिन्होंने कुछ झेला है अपनी लाइफ में। वरना आप किसी को भी देख लो, जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो उसने अपने एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल झेला है। बिना स्ट्रगल झेले कोई भी आज अंबानी नहीं बना। राइट। तो ये सब चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो राठी जी, चलो ज्ञान की बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई आज, और ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया है आपसे। और हमने मोस्टली ज़्यादातर नॉलेजेबल टॉपिक्स को सभी को टच कर लिया है। तो अभी अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जी पूछो। तो यार घुमा फिरा के क्या ही पूछना, मैं तो सीधा पूछ लेती हूँ कि गर्लफ्रेंड है आपकी कोई? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ फील ही नहीं किया किसी के लिए, या कोई लड़की पसंद नहीं आई, या फिर धीरे धीरे आ रही है, या कोई क्रश ऐसा कुछ है? इतना टाइम ही नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। सुबह से लेके शाम तक ट्रेनिंग वगैरह होती है, थक जाते हैं, फिर कहाँ फ़ोन चलाते हैं तो घर वालों के फ़ोन आ रहे होते हैं। मेरे पास मेरी डायलिंग लिस्ट में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे 2-4 दोस्त हैं, लिमिटेड फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्हीं के कॉल लिस्ट में आपके नंबर मिलेंगे। मैं किसी से बातचीत ही नहीं करता ज़्यादा, मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, तो इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है मेरे पास सच बताऊँ तो। मैसेज वगैरह आते रहते हैं बट मैं रिप्लाई नहीं, मैं थैंक यू सो मच इतना ही मैसेज करके मैं वो बात को टाल देता हूँ। तो डीएम्स वगैरह तो आते होंगे, मतलब लड़कियां अप्रोच तो करती होंगी, आप गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, यंग हो, और क्या चाहिए लड़कियों को? नहीं, मैसेज तो आते हैं बट मैं ज़्यादा मतलब भाव देता नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं सच बताऊँ तो। और मेरे को इस चीज़ में है भी नहीं, दिमाग मैंने लगाया भी नहीं, क्योंकि जो इंसान खेल रहा है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए, फिर वो अगर वो इन चीज़ों में पड़ेगा तो फिर वो अपने कैसे वो चीज़ें प्रायोरिटी रखेगा अपनी चीज़ों को। तो मेरा वो टेक है ही नहीं, और ना मैं चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए। मैं दूर रहूँ जितना उतना बढ़िया। सिंगल रहोगे आप? नहीं, मेरे कभी ना कभी तो मिंगल होना पड़ेगा। नहीं, मेरे तो मेरे घर वाले लेके आएंगे। चलो ये भी सही है। कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई, मतलब कि एक होता है ना कि ऐसा कि यार ये लड़की अच्छी लग रही है मुझे, मतलब क्रश टाइप हो जाता है किसी लड़की को देख के या बात करके कि यार ये अच्छी है? स्कूल टाइम में होती थी चीज़ें, जब बच्चे थे
जब समझ में आने लग गए तो सब मोह माया है, कुछ नहीं है इन चीज़ों में। फिर कहाँ इतना ध्यान गया हमारा इन चीज़ों में। ओके, तो अभी कोई प्लान नहीं है गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने नहीं का? नहीं, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ दोनों। मैं तो दूर, जितना दूर उतना ठीक हूँ। सही है। तो राठी जी, जैसे कि अभी लास्ट ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा अचीव किया था इंडिया ने भी, जिसको लेकर हम सभी इंडियंस काफ़ी प्राउड भी हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो सेम पॉपुलेशन है, बट उनके अचीवमेंट्स कुछ ज़्यादा लेवल पर हैं हमसे। तो ये डिफरेंस क्यों है? अगर हम कंपेयर करते हैं तो चाइना से इंडिया इतना ज़्यादा क्यों नहीं अपने आप को पुश कर पा रहा है, और क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, पहले का जो टाइम था उसमें इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहती थी गवर्नमेंट वगैरह भी, बट अब जो चल रहा है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है एथलीट्स को। उनको कैश मनी प्राइज़ भी मिल रहा है, चाहे बेशक जितना बताया जाता है उतना नहीं मिलता है, मगर दे रहे हैं वो, तो सपोर्ट तो है सरकार का। और ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी बाहर कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। पहले के अगर आप कंपैरिजन करोगे अब के टाइम में, तो मेडल्स आए हैं हमारे। तो इसका यही कारण है कि हमारे मेडल्स इतने ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहे कि जैसे बाहर वाली कंट्रीज़ के आ रहे हैं। उसका यही एक कारण है, क्योंकि इसमें नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा है। कि अगर आप कैंप्स वगैरह में देखोगे ना, इंडिया कैंप वगैरह में, उसमें मान लो अगर आप लगता है कि आप कैपेबल हो उस चीज़ के, बट आपको नहीं भेजेंगे वो। उनका जो फेवरेट बंदा होगा, एथलीट जो भी उनका फेवरेट होगा, वो उसका सिलेक्शन करेंगे किसी भी गेम में। मैं अकेला अपना गेम को नहीं बता रहा हूँ, सभी गेम का बता रहा हूँ। तो फेवरिज्म बहुत रहता है, तो इस चक्कर में जो रियल टैलेंट वाला बंदा होता है वो रह जाता है। अगर वो रियल वाला बंदा जो लायक था वो वहाँ पे नहीं जाएगा, तो फिर वो मेडल ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जिससे हमें उम्मीद थी वो तो गया ही नहीं। उन्होंने तो अपना फेवरेट वाला भेजा। तो ये चीज़ें ही बहुत चल रही हैं इसमें। बट हाँ, धीरे धीरे करके वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ट्रेनिंग कैंप्स लग रहे हैं हमारे बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एटमॉस्फेयर वगैरह का बहुत इशू है। पॉल्यूटेड पूरा हमारा कंट्री है अनफॉर्चुनेटली। बट बाहर ज़्यादा मेडल इसलिए आता है क्योंकि एक तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग करते हैं वो, अच्छा खाते हैं, बॉइल्ड खा रहे हैं, उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बट अब हमारे यहाँ पे भी इंडिया में बाहर से कोचेस बुलाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह वैसी हो रही है जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, एक्सपोजर मिल रहा है हमें, डाइट वगैरह पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आने वाले टाइम पे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मेडल्स हमारे और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अब से 8, 9, 10 साल पहले जो था बॉक्सिंग का, और अभी, क्या मतलब सपोर्ट सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट को लेकर? गवर्नमेंट को लेके अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट तो करा है स्पोर्ट्स को, बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये कहेंगे कि अगर कैश प्राइज़ वगैरह जो मिलता है हमें, जितना बताया जाता है, तो उतना देते हैं कि नहीं देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है उतना। अगर मान लो आपको उसका आधा भी नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या ही कैश प्राइज़ है ना। क्योंकि पब्लिक को तो इतना बता दिया जाता है कि इतने करोड़ रुपए दे दिए हमने, बट वो उतने मिलते नहीं ना उसको, वो तो दिखाने की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है इंसान को। आपके हिसाब से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, लाइक थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है एथलीट्स को, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इंडिया के लिए, एंड इंडिया अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है? बाहर जितने ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे, हम बाहर ज़्यादा जितने भी एथलीट्स हैं, अच्छे एथलीट्स के साथ हम अगर ट्रेनिंग करेंगे तो हम भी उनसे अच्छे बनेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे एथलीट के साथ ट्रेन कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन उसके लेवल तक पहुँचोगे। अगर आपके पास वही मिनिमम एथलीट्स हैं, आपके पास एक्सपोजर नहीं है, आपके पास एथलीट्स नहीं है इतने अच्छे अच्छे, स्पायरिंग पार्टनर नहीं है, तो आप उन्हीं को मार के वहीं तक पहुँच जाओगे। अगर मान लो कोई कैंप में 4 बच्चे कैंप में एक वेट में है, वो 4 बच्चे आपस में ही करते रहेंगे, तो फिर वो जो 4 वाला बंदा जो 4th प्लेस पे है, वो एक दिन ना एक दिन तो फर्स्ट वाले को मारेगा, क्योंकि वो भी तो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो जितना ज़्यादा हम बाहर जाके ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से एटमॉस्फेयर में करेंगे, सब चीज़ें, डाइट पे भी ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देंगे, और पार्टनर्स वगैरह जो है हमारे हैं ट्रेनिंग के, उन पर भी ध्यान देंगे, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें और कर रही हैं सरकार। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा फेडरेशन बहुत कुछ कर रही है इंडिया में, और आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर मेडल्स दिखेंगे। और पहले इतना सपोर्ट मिलता नहीं था घर वालों की तरफ से, लोग सोचते थे कि क्या मेडल आएगा नहीं आएगा, बट अब तो घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट है कि नहीं, करो, मेहनत करो। सरकार भी पुश कर रही है, मेडल आ रहे हैं, बड़े मेडल आ रहे हैं, तो नौकरियां भी बड़ी मिल रही हैं आपको, तो वो चीज़ों का तो है ही है। तो राठी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी और ऑडियंस को भी नहीं पता थी, रियलिटी और अंदर की बातचीत, वो सब करके बहुत अच्छा लगा। दूसरा एक ये है कि कुछ टीनेजर्स, कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में अभी आना चाहते हैं, लाइक वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है एंड कैसे सब चीज़ें सिंक करनी है। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, उनको कुछ बता दीजिए ऑडियंस को। जी बिल्कुल।
तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपके 10 साल आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा अगर आपको उस लेवल तक अचीव करना ही करना है तो, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास बहुत ऐसे फेज़ आएंगे जिसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप बहुत डाउन हो जाओगे कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ, बट वही एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अपने आप को पूरा मोटिवेट रखना है कि नहीं आज नहीं तो कल कामयाब ज़रूर मिलेगी, तो आपको लगे रहना है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत जो करता है उसको कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शुरू में ही एकदम से सब चीज़ अचीव कर लूँ, तो ऐसा कोई भी नहीं है। आप किसी भी इंसान को देख लो, आप किसी भी बड़े जो हमारे ओलंपियंस हैं उनको देख लो, एकदम से किसी को भी अचीवमेंट नहीं मिली है। तो मेन यही है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करना। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को कुछ करना है, बड़ा करना है, देश के लिए खेलना है, तो पहले सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। 2-3 साल ये लगा के चलो कि मुझे अपने ऊपर काम इतना करना है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उधर तक सोच सकते हो, आपका माइंडसेट उधर तक पहुँचे। आप एक दिन आपको ट्रेनिंग करते हुए और आप सोच रहे हो मैं ओलंपिक खेलूँगा, तो वो चीज़ें है ही नहीं, यूजलेस हैं वो। सपने देखने चाहिए, मगर ऐसे भी नहीं देखने चाहिए कि जहाँ पे आप स्टैंड ही नहीं कर रहे हो। तो वो सपने जब देखते हो इंसान अच्छा करता है जब आप धीरे धीरे करके सब चीज़ें अचीव करते हो। आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर करो, स्टेट करो, नेशनल करो, इंटरनेशनल चैंपियन बनो, फिर आप ओलंपिक्स के लिए सोचो। अब आप खेल रहे हो स्टेट और आप सोच रहे हो मैं ओलंपिक में गोल्ड में हार के आऊँगा, तो ऐसे वो चीज़ें कामयाबी नहीं होती, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी मेहनत करोगे तो भाई ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मैंने शायद बताया नहीं आपको कि मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे भी रिलीज़ होगी। मैं अपने चैनल पे वो चीज़ डाल दूंगा कि क्या अपडेट्स हैं। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आपको 100% उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप सब भी उसको ज़रूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे 4-5% भी अगर आप सीखते हैं ना, तो मेरा वो काम बन जाएगा कि मेरी वजह से किसी 4-5 बंदों को भी अगर सीखने को मिलेगा तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाना। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा राठी जी आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। ऑडियंस भी आई एम श्योर सीखेगी कुछ ना कुछ। और ऐसे ही आप भारत माता से प्यार करते रहिए, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा करेंगे। आपको भी थैंक यू कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया एक अपनी बात पहुंचाने का ऑडियंस तक। तो आपको सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं बोलना चाह रहा हूँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आए और इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ हमारा और काफ़ी अच्छा गया। अभी हम टाइम से थोड़ा लेट हो रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी पैकअप करना पड़ रहा है, मगर बहुत अच्छी चीज़ें हुई वर्क। थैंक यू सो मच।